सोशल मीडिया पर। तो ये चीज़ें आपके हेयर को ज़्यादा डैमेज कर सकती है इन जनरल। एक तो पार्ट आपका स्मोकिंग का पार्ट, ठीक है। सेकंड है आपको ऑब्वियसली एल्कोहल हमें नहीं लेना है। ऑयलिंग बालों को सेहतमंद बनाती है, ट्रुथ और मिथ। आम लोग अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो दिखाई देता है कि हेयर ट्रांसप्लांट किया है उन्होंने। देखो क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट एक आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है। आजकल अगर आप लोगों से उनकी हेल्थ प्रॉब्लम्स को लेकर बात करेंगे तो सभी एज ग्रुप से आपको एक ही जवाब सुनने को मिलेगा, ज़्यादातर लोगों से, कि उन्हें हेयर फॉल की प्रॉब्लम है। उनके बालों को लेकर वो बहुत सारी बातें करेंगे, समस्याएं हैं उन्हें। और किसी को हेयर फॉल हो रहा है, कोई बाल्ड हो रहा है, किसी को नहीं पता कि उसे कौन सा शैम्पू इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और सोशल मीडिया पर हेयर ग्रोथ को लेकर इतने सारे रील्स और इतने सारे कंटेंट की भरमार है कि मुश्किल हो जाता है कि किस पर यकीन करें और किस पर यकीन नहीं करें। तो हम आपके इन्हीं तमाम सवालों का जवाब देने के लिए एक एक्सपर्ट अपने स्टूडियो में लेकर आए हैं इंडिया टीवी पर। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर जहांगीर। स्वागत है आपका। थैंक यू मैम। जाने माने हेयर स्पेशलिस्ट हैं, तो इनसे हम आपके उन तमाम सवालों का जवाब लेंगे। सबसे पहला सवाल तो मेरा आपसे ये होगा कि बाल झड़ने के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं? देखिए मैम, अगर हम बात करें झड़ने की बात करें या फिर हेयर लॉस की बात करें तो हम 2-3 टर्म्स हम एक बार हम समझ लेते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हमारे लिए इस जो है वो कार्यक्रम के लिए। सो देखिए क्या होता है कि अगर हम बात करें हेयर लॉस की बात करें तो हेयर लॉस का मतलब ये होता है कि हमारे यहाँ पे बाल कुछ कम हो रहे हैं। हेयर फॉल मतलब होता है कि हमारे यहाँ के बाल ज़्यादा झड़ रहे हैं। काफ़ी बाल ऐसे जो हमें डे टू डे एक्टिविटीज़ के अंदर नीचे दिखते हैं कि हाँ डॉक्टर, मैं जब नहाता हूँ तो मुझे बाल ज़्यादा ऐसा लगता है कि काफ़ी बाल गिर गए हैं और मुझे लगता है कि 100 से ज़्यादा मेरे बाल गिर रहे हैं। ओके, तो ये आपका हेयर फॉल का पार्ट हो गया और उसकी वजह से हमारा हेयर लॉस हो जाता है। और एक होता है हेयर डैमेज। हेयर डैमेज का मतलब है कि अगर मैंने कुछ ट्रीटमेंट किया यहाँ पे और उसकी वजह से अगर हमारे बाल है कुछ कमज़ोर हो रहे हैं, कुछ डैमेज हो रहे हैं, तो उसको हम हेयर डैमेज बोलेंगे। अब देखिए क्या होता है कि 2 सिम्टम्स होते हैं बेसिकली आपके हेयर फॉल के, या कह सकते हैं कि हेयर लॉस के। पहला जो पार्ट ये होता है कि डॉक्टर मेरे एक्सेसिव हेयर फॉल हो रहा है, मीन्स आपके 100 या उससे ज़्यादा आपका हेयर फॉल हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कि एक एबनॉर्मल हेयर फॉल है और कोई ना कोई एक बीमारी का लक्षण हो सकता है। सेकंड जो पार्ट होता है वो होता है कि डॉक्टर मेरे को यहाँ पर बाल कुछ कम नज़र आ रहे हैं, ऐसा लगता है कि मेरे बाल कुछ पतले से हो गए हैं, कमज़ोर से हो गए हैं, उतना ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। ये 2 फेजेस होते हैं बेसिकली, जिसमें क्या होता है कि ये पैथोलॉजिकल फेज बोल सकते हैं। और ये 2 क्वेश्चंस मेरे पास में जनरली पेशेंट्स लेके आते हैं। तो सारी एज ग्रुप में आजकल ये जो आपने बताया, ये सारी एज ग्रुप में ये प्रॉब्लम्स आ रही हैं? जी जी, देखा गया कि 18 से 20 साल में भी आपका मेल पैटर्न बाल आजकल स्टार्ट हो रहा है, जो कि पहले 25 से 30 साल के आसपास स्टार्ट होता था। तो पुरुष और महिला इन दोनों की हेयर लॉस पैटर्न में फ़र्क होता है? ये दोनों अलग अलग होता है? मतलब किसी को पैचेस में हो, किसी को क्राउन एरिया में हो, ऐसा कुछ है? देखिए, हेयर लॉस बेसिकली एक सिम्टम है, एक लक्षण होता है बीमारी का। अगर हम बात करें कि फीवर की बात करें कि किसी को फीवर हो गया तो फीवर के पीछे की वजह क्या है, वो वजह देखना होता है। उसी तरह से हमारा हेयर लॉस होता है तो हेयर लॉस का एक वजह देखना होता है हमें कि किसकी वजह से हमारा हेयर लॉस हो रहा है। तो हेयर लॉस कुछ परमानेंट हेयर लॉस होता है, कुछ कह सकते हैं कि टेम्परेरी हेयर लॉस होता है। ये जो आपने बात कही है ना, तो मेडिकल कंडीशंस वो कौन कौन से होते हैं? तो अगर बात करें जैसे कि परमानेंट हेयर लॉस की बात करें तो एक मेल पैटर्न बाल्डनेस और फीमेल पैटर्न बाल्डनेस, जो कि हार्मोन इंड्यूस हेयर लॉस होता है, वो एक तरह का परमानेंट हेयर लॉस होता है। कोई ट्रॉमा हो जाए उसके बाद परमानेंट हेयर लॉस हो सकता है। कोई ऐसी कोई बीमारी होती है जैसे कि हम बोलते हैं लाइकेन प्लेनोपाइलिडिस नाम की कोई बीमारी होगी, बालों की बीमारियाँ हो गई, तो उसकी वजह से अगर आपका हेयर रूट परमानेंट जा रहा है, कमजोर हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे परमानेंट हेयर लॉस हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है कि हमारा हेयर लॉस ज़्यादा परमानेंट नहीं होता या सेमी परमानेंट या फिर कह सकते हैं टेम्परेरी हो सकता है। जैसे कि अगर स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस की बात करें तो अगर स्ट्रेस होता है तो हो सकता है हेयर लॉस ज़्यादा हो जाए हमारा। स्ट्रेस से बहुत लोग जूझ रहे हैं, एंजाइटी डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है ज़्यादा है। और जैसे कुछ एलोपेशिया एरेटा नाम की कंडीशन होती है या फिर कोई भी ऐसी कोई कंडीशन जैसे कि प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हेयर लॉस हो गया, तो ये ट्रांजिएंट फेज में आती है और आपके कह सकते हैं कि 2 या 3 महीने तक रहती है और उसके बाद में धीरे धीरे रिकवर कर जाती है। प्रॉब्लम वहाँ होती है जहाँ पे परमानेंट हेयर लॉस होता है, तो वहाँ पे ट्रीटमेंट लेने की जरूरत होती है। अगर लगता है कि कोई प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हेयर लॉस है तो हो सकता है कि वो बिल्कुल एक मिनिमल ट्रीटमेंट के साथ में वो ठीक हो जाए। हेयर फॉल, हेयर थिनिंग और बाल्ड हो जाना और पैचेस में बाल्ड होना, हेयर शेडिंग, ये सब कुछ अलग अलग है। फ़र्क क्या है? कैसे पहचाने कि मुझे आपकी ज़रूरत है? हाँ जी, देखिए जनरली हमें एक बात को समझना पड़ेगा कि हमारा नॉर्मल हेयर फॉल क्या होता है। नॉर्मल हेयर फॉल का मतलब ये होता है कि इन जनरल हमारे 100 हेयर फॉल नॉर्मल होते हैं, गिर जाते हैं, क्योंकि हमारा हेयर होता है हेयर साइकिल में होता है। मतलब एक हेयर होता है जो ग्रो करता है तो ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स तक ग्रो करता रहता है, उसके बाद में स्टेबल होकर आपका हेयर फॉल हो जाता है। ओके, तो इस तरह एक फेज में चलता रहता है। तो वो फेज अगर मेंटेन है आपकी, अगर आपकी बॉडी बिल्कुल बैलेंस्ड है, ठीक है, तो डेफिनेटली आपका हेयर ग्रो होता रहेगा आपका और इन जनरल आपका हेयर फॉल नहीं होगा। लेकिन उसमें कुछ ब्रेक लग गया,
कुछ प्रॉब्लम आ गई, जैसे एग्जांपल कोई डेफिशिएंसी हो गया या फिर ऐसा कोई मेल पैटर्न बाल्डनेस जिसमें हार्मोन की असर की वजह से आपका हेयर लॉस हो रहा है, तो धीरे धीरे क्या होता है कि आपके बालों में पतलापन आना शुरू होता है और आपका जो ग्रोथ फेज होती है, जो 2 से 3 साल तक ग्रो करना चाहिए, वो अब 6 महीने ग्रो कर रहा है। ओके, तो एक तरह का तो ये हेयर फॉल हो गया कि एक्सेसिव हेयर फॉल। ओके, और एक हो गया आपका मेल पैटर्न बाल्डनेस। मोस्टली ये कॉमन 2 ही होते हैं। एक और कंडीशन होता है जो आपने बताया कि पेची हेयर लॉस। पेची हेयर लॉस में क्या होता है, कुछ कॉइन शेप पेचेस बन जाते हैं हमारे स्कल्प के ऊपर, उसको बोलते हैं एलोपेशिया एरेटा। वो एक डिफरेंट कंडीशन है और वो बेसिकली ऑटो इम्यूनिटी की वजह से होता है। हमारी बॉडी में जो इम्यूनिटी होती है, हमारी बॉडी में जो हेयर है उसके अगेंस्ट में चली जाती है और उसकी वजह से हमारा हेयर फॉल होता है। ये ज़्यादातर लोगों में होता है या ये काफ़ी कॉमन कंडीशन है जी। कॉमन कंडीशन? काफ़ी कॉमन कंडीशन है, और लेकिन अच्छी बात है कि क्योंकि ये टेम्परेरी हेयर लॉस का पार्ट होता है तो ठीक होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं इसके अंदर। तो बेसिकली अगर हमारे पास में कोई आता है तो सबसे पहले हमें डायग्नोसिस करना होता है कि वास्तव में वजह क्या है इसकी, और उस वजह का ट्रीटमेंट होता है। बालों का ट्रीटमेंट नहीं होता है। राइट टू अंडरस्टैंड इट। हेयर फॉल एक सिम्टम है, हमें पता कि हेयर फॉल हो रहा है तो उसकी पीछे की कहानी क्या है हमें वो देखना यानी आपकी बॉडी आपको नॉक कर रही है कि कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ हो रही है। बिल्कुल। और आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए, पूछना चाहिए कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, होता क्या, जैसे एग्जांपल स्किन और हमारा हेयर होता है ना, वो एक इंटरनल बॉडी का एक कह सकते हैं मिरर होता है। अगर हमारी बॉडी किस तरह का है वो आपका स्किन बता देता है। अगर आपका हेयर फॉल एक्सेसिव हो रहा है तो आपका बॉडी के अंदर कुछ प्रॉब्लम है, उसको ठीक करना जरूरी है। जैसे एग्जांपल अगर किसी फीमेल को एक आयरन डेफिशिएंसी हो रहा है तो आयरन डेफिशिएंसी की वजह से हेयर लॉस हो सकता है। तो हेयर लॉस का आपको कोई एक्स्ट्रा सिम्टम्स, एक्स्ट्रा ट्रीटमेंट देने की जरूरत नहीं है। आप सिर्फ एक आयरन की टेबलेट दे दीजिए, आपका हेयर फॉल ठीक हो जाएगा। लेकिन पता चलना बहुत जरूरी पता चलना बहुत है ज़रूरी कि आखिरकार अगर आपका हेयर फॉल हो रहा है या बालों की कोई भी समस्या हो रही है तो वो क्यों हो रही है, ताकि सही ट्रीटमेंट आप तक पहुंच सके। यहाँ पर आप जो हैं, आपने एक बहुत इंपॉर्टेंट बात कही, हम अपने दर्शकों को जरूर बताना चाहेंगे कि जो हेयर फॉल होता है, अगर आपका रोज 100 तक बाल गिर रहे हैं तो बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। अगर उससे ज़्यादा लगता है कि बहुत ज़्यादा ही बाल झड़ रहे हैं, 100 से ज़्यादा है उनकी संख्या रोज़, तो फिर आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो चिल करें, अगर 100 तक आपके बाल गिर रहे हैं हाँ, तो ठीक है। और कम उम्र में एक समस्या बहुत बढ़ती जा रही है डॉक्टर जहांगीर, बालों के सफ़ेद होने की। बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, जेंजीज, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, टीनेजर्स में भी मैंने देखा है कि हेयर ग्रे हो जाते हैं वक्त से पहले बहुत जल्दी। तो इसकी वजह जेनेटिक हो सकती है या और भी सारी वजह हैं, इसकी करेक्ट वजह क्या है? राइट, देखिए मेडिकल में इसको हम बोलते हैं केनाइटिस, और कहने का मतलब है कि अगर आपके बाल 20 साल या उससे कम एज के अंदर आपका अगर ग्रे होते हैं आपके बाल, तो एक पैथोलॉजिकल पार्ट हो सकता है, वो किसी न किसी वजह से हो सकता है। जेनेटिक भी होता है ये? जेनेटिक पार्ट कुछ हिस्सा माना जाता है इसका, लेकिन ज़्यादातर नहीं होता है। और हाँ, ये ज़रूर है कि इसके पीछे का एक एग्जैक्ट राज क्या है ये अभी तक पता नहीं है ना। तो अच्छा। लेकिन हाँ, कुछ स्टडीज़ ये बोलती है कि कुछ, जैसे एग्जांपल कुछ विटामिन्स की कमी की वजह से हो सकता है, कुछ प्रोटीन की कमी से हो सकता है। तो कहने का मतलब है कि जिसका एक अच्छा डाइट होता है, अच्छा लाइफस्टाइल होता है, उसके ग्रे होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। और अगर आपके एज 20 साल या उससे ज़्यादा है, उसके बाद आपका ग्रे हो रहा है, तो ये मान के चलिए कि वो एक नॉर्मल एजिंग प्रोसेस का पार्ट मान लिया जाता है। ये तो बहुत जल्दी हो गया फिर। हम आमतौर पर जो देखते आए हैं बहुत जल्दी ही हो गया 20 साल के बाद। हाँ, तो कहने मतलब है कि ये अभी एक नई परिभाषा है इसकी कि भाई ठीक है 20 या 21 साल के बाद में होता है तो वो पैथोलॉजिकल नहीं है। तो ये रिवर्स भी हो सकता है? रिवर्स कुछ कंडीशन में हो सकता है कभी कभार। ओके, जैसे मैंने बताया, हमने डिस्कस किया एलोपेशिया एरेटा के अंदर, तो कभी कभी क्या होता है कि 20-30% लोगों के अंदर ग्रे उनके बाल पहले आते हैं और उसके बाद में वापस वो ब्लैक हो जाते हैं। ऐसा होता है? हाँ। कि वो ग्रे उनकी ग्रोथ ग्रे हेयर के तौर पे कुछ कंडीशंस में हाँ, जनरली क्या होता है जो मेडिसिन वगैरह होती है ग्रे को कह सकते हैं कि ठीक करने के लिए, वो एग्जैक्ट मतलब कह सकते हैं कि रिवर्स करने के लिए नहीं होती है। वो बेसिकली आपके बालों को ज़्यादा ग्रे नहीं है उसको स्टेबल करने के लिए होती है। तो जिस रेट से आपका ग्रेइंग हो रहा है वो रेट कम कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से वापस रिवर्स करना जनरली पॉसिबल नहीं होता। अच्छा, 2 चीज़ है यहाँ पर। एक कम एज जिनकी है वहाँ उनको ग्रे हेयर होना, यानी उनके बाल सफ़ेद हो रहे हैं, जो बाल हैं वो सफ़ेद होना, और नए बाल जो निकल रहे हैं वो भी ग्रे हेयर निकल रहे हैं, दोनों में फ़र्क है। तो क्या ये भी कम उम्र वालों के लिए बहुत बड़ी समस्या है? ऐसा होता है? देखिए मैम, दिखने में जनरली क्या होता है कि हमें जो ग्रे दिखते हैं ना यहाँ पे, वो बेसिकली रूट से ही ग्रे होके आते हैं। ओके, तो आप देखना कि शुरुआती जब आते हैं तो उसका जो एंड पार्ट होता है जनरली वो ब्लैक होता है, लेकिन उसका जो रूट होता है वो ग्रे होता है। ओके, और वो ग्रेनेस कह सकते हैं, वाइटनेस का जो पार्ट है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है ओवर द टाइम। ओके, तो जैसे मैंने बताया कि पैथोलॉजिकल पार्ट जो कह सकते हैं कि 20 साल से कम एज में हो सकता है, और मेनली होते हैं जैसे कि कैल्शियम पेंटाथोनेट नाम का एक जो है वो कह सकते हैं कि विटामिन होता है, दैट इज रिड्यूस्ड इन द बॉडी, और ये माना जाता है कि अगर उसको आप अच्छा लेते हैं, जो कि डॉक्टर की सुपरविजन लेना होता है, तो ठीक ठाक आपके बालों का मेंटेन हो सकता है, लेकिन रिवर्स करना बड़ा मुश्किल होता है इसके लिए, है ना। तो अगर किसी को ग्रे हो रहे तो मान के चलिए कि उसका कोई खास ट्रीटमेंट है नहीं अभी तक रिवर्स करने के लिए। जी।
ठीक है। और आजकल बहुत सारा चला है, ड्राई शैम्पू लोग यूज़ करते हैं, डिटॉक्स शैम्पू यूज़ करते हैं, और इस तरह के बहुत सारे प्रोडक्ट हैं मार्केट में जो धड़ल्ले से चल रहे हैं, और खूब सारे दावे होते हैं कि इनका अच्छा असर है, हेयर ग्रोथ के लिए ठीक है, और ग्रीसिंग कम होती है। तो क्या वाकई ये सब फ़ायदेमंद हैं, ये सेफ़ हैं, ये सब इस्तेमाल करना? देखिए, जो शैम्पू का जो मेन पर्पस होता है वो स्काल्प को क्लीन करना होता है। शैम्पू स्काल्प के लिए है, बालों के लिए नहीं है। ओके, बालों के लिए कंडीशनर होते हैं। ओके, इन दोनों में बिल्कुल हमें पता होना चाहिए। और ऐसा कोई अभी तक शैम्पू बना नहीं है जिसकी वजह से आपका हेयर ग्रोथ हो जाए। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। तो ज़रूर ये ध्यान रखिए कि ऐसा कोई शैम्पू नहीं बना है जो आपकी हेयर को आपके बालों को उगाए और हेयर ग्रोथ में फायदेमंद हो। सिर्फ स्काल्प साफ करने के लिए। शैम्पू बेसिकली एक शॉर्ट कॉन्टैक्ट थेरेपी होती है हमारे स्काल्प के लिए, कि हम कुछ मिनट के लिए 2-5 मिनट के लिए स्काल्प के ऊपर लगा रखें और स्काल्प को क्लीन रखें। देखिए, शैम्पू कैसे इनडायरेक्टली आपका ग्रोथ दे सकता है। जैसे एग्जांपल, अगर आपका डेंड्रफ ज़्यादा है, आपका स्काल्प उतना क्लीन नहीं है, अगर आप मेडिसिन यूज़ कर रहे हैं तो हो सकता है कि उसका पेनिट्रेशन कम हो। तो एक अच्छा शैम्पू आपके लिए एक अच्छी पेनिट्रेशन बढ़ा सकता है मेडिसिन की। कह सकते हैं कि उस एनवायरनमेंट को अच्छा बना सकता है, उस दवाई को ज़्यादा एक्ट करे, ये वाला काम कर सकता है आपका। लेकिन कोई भी इस तरह का शैम्पू नहीं है जो कि डायरेक्टली आपके बालों की रूट्स तक जाए और रूट को कह सकते हैं कि ग्रोथ को इंड्यूस करे। ऐसा कोई शैम्पू है नहीं जनरली। राइस वाटर आजकल लोग लेते हैं, कैफीन की बात करते हैं, इन सब के इस्तेमाल को खूब बढ़ावा दिया जा रहा है, और मार्केट में बहुत सारे प्रोडक्ट हैं। आप सोशल मीडिया पे रील्स भी देखते होंगे, जाहिर सी बात है। तो क्या इन सब के ये सब जिसमें हो, इस तरह के सीरम और शैम्पू जो मार्केट में हैं, वो वाकई हेल्प करते हैं हेयर ग्रोथ के लिए, या किसी भी तरीके से बालों को स्वस्थ रखने के लिए? देखिए, क्या होता है, जैसे हमने शुरुआत में बात की थी कि उसका डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। अगर एग्जांपल, अगर सारा टिका हुआ है डायग्नोसिस के ऊपर। एग्जांपल अगर मैं बात करूँ कि अगर मेरे को विटामिन B12 की डेफिशिएंसी है और उसकी वजह से मेरा हेयर फॉल हो रहा है, अगर मैं कुछ भी यूज़ करूँगा ना तो मेरा हेयर ग्रोथ नहीं होने वाला। गॉट माई पॉइंट? तो उस डायग्नोसिस को ठीक, मतलब पहले उसको पहचानना ज़रूरी है। ये जितने भी आपके बाकी ऑर्गेनिक जो केमिकल्स वगैरह होते हैं या ऑर्गेनिक जो कंपाउंड्स वगैरह होते हैं, वो ग्रोथ को थोड़ा बहुत इंड्यूस करने में हेल्प करता है, लेकिन आपका एक प्रॉपर डायग्नोसिस होना ज़रूरी है। ओके, एग्जांपल, अगर आप मेल पैटर्न बाल्नेस से किसी को भी, ओके, और आप कुछ भी ट्रीटमेंट ले रहे हो ना, तो जब तक आप मेल पैटर्न बाल्नेस का ट्रीटमेंट, एक प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लोगे ना, तब तक आपका हेयर ग्रोथ उतना विजिबल नहीं हो पाएगा। ये सब असर करते हैं? हाँ, ये असर बहुत कम करते हैं, ये बहुत कम असर कर पाते हैं। मतलब आपको एक क्लिनिकली विजिबल रिजल्ट नहीं ला पाते हैं। अगर मैं कहूँ कि मेरा बाल वापस 20% तक ठीक होना है, तो इनमें इतना पोटेंसी नहीं है। करना चाहिए, इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। अगर आपका हेयर लॉस अर्ली स्टेज के अंदर है, आपका बॉडी ठीक ठाक है, आपके पास में टाइम है, आप कर सकते हैं। ठीक है। प्याज वाले सीरम भी बहुत चले हैं, उसका शैम्पू भी बहुत चला है, उसके बहुत सारे प्रोडक्ट मार्केट में कह के बेचे जा रहे हैं कि इससे आपका हेयर फॉल कम होगा, हेयर ग्रोथ में हेल्प मिलेगी। ये असर करता नहीं करता? अनियन जूस की बात करें तो अनियन जूस एलोपेशिया एरेटा जो कि पैची हेयर लॉस में, उसमें इफेक्टिव होता है। तो इसको किस फॉर्म में इस्तेमाल करना चाहिए, किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए? देखिए, क्या होता है कि इसके सच बताऊं तो एक हम जो भी यूज़ करते हैं स्किन के ऊपर, उसका जो पेनिट्रेशन उतना अच्छा नहीं होता है ना। अगर हम बात करें दवाइयों की, मेडिसिन की बात करें, तो मेडिसिन कैसे हमारे स्कल्प के ऊपर जा सकती है, रूट्स तक जा सकती है, तो उनमें एक कह सकते हैं एक सिस्टम होता है, उसको बोलते हैं ट्रांस एपिडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। ओके। इस सिस्टम के थ्रू आपके रूट तक, आपके बालों तक आपका जो है मेडिसिन पहुंचता है। अगर हम कुछ भी टॉपिकल यूज़ कर रहे हैं तो ये मान के चले कि उतना इफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि उनका पेनिट्रेशन ऑलमोस्ट जीरो होता है। अब ये अनियन जूस से कैसे काम कर सकता है एलोपेशिया में, तो एक होता है, उसको बोलते हैं इरिटेंट थेरेपी बोलते हैं उसको, कि हमारे स्काल्प को या स्किन को हल्का सा इरिटेट करता है। आपने देखा होगा कि लगाने के बाद में थोड़ा सा इचिंग वगैरह होती है अनियन जूस से, तो वही थेरेपी इनडायरेक्टली कह सकते हैं, डायरेक्टली आपका एलोपेशिया एरेटा में काम करता है। इन जनरल आपका जो भी दूसरा हेयर फॉल होता है उसमें जनरली उतना काम नहीं कर पाता है। तो अगर हम घर में प्याज का जूस निकाल के उसको स्काल्प पे लगाएं तो फायदेमंद होगा, लगाना चाहिए नहीं चाहिए? मैं इसके बारे में ज़्यादा नहीं हूँ। अच्छा। और कैरेटीन, प्रोटीन और ऐसे बहुत सारे ट्रीटमेंट्स हैं मार्केट में, हेयर बोटॉक्स भी निकला है अब तो इस तरह ये इनका दावा होता है कि इससे बाल बड़े अच्छे होते हैं, सुंदर होते हैं, बालों की क्वालिटी सुधरती है, और हेयर ग्रोथ में भी ये कहीं ना कहीं फ़ायदा देते हैं। फ्रीज जो बाल होते हैं, फ्रीजी, वो ठीक होते हैं। ये सब करना चाहिए हमें कि नहीं करना चाहिए? कलर है, रिबॉन्डिंग है, इन सब का बुरा असर भी होता है? तो ये पार्ट आता है कि आपका हेयर डैमेज का होना या हेयर डैमेज को रिपेयर करना। ओके, तो जनरली हेयर डैमेज आपका जैसे कि आप वाटर की वजह से हो सकता है, या अगर आपने कुछ हीट या सूदनिंग किया, स्मूदनिंग किया आपने, या फिर स्ट्रेटनिंग किया बालों के लिए, तो ये चीज़ें आपके हेयर को ज़्यादा डैमेज कर सकती है इन जनरल। देखिए, हेयर क्या होता है, ये एक प्रोटीन स्ट्रक्चर होती है। अगर आपने उसको स्ट्रेट कर दिया, सीधा कर दिया और उसको ट्रीटमेंट कर दिया, तो उसके बाद वो एक फाइबर बन जाएगा, वो प्रोटीन का स्ट्रक्चर उतना नहीं माना जाएगा, है ना।
तो अगर बात करें केराटिन प्रोटीन की, तो जनरली उतना कह सकते हैं कि इफेक्टिव नहीं होता है। मेरा मानना है कि वो बालों को उतना हेल्प नहीं करता है। लेकिन हेयर बोटॉक्स अभी जो नया थेरेपी आया है, ट्रीटमेंट आया है, उसमें क्या होता है कि हेयर के ऊपर एक हल्का सा एक लेयरिंग होता है, लेयरिंग कर देते हैं, डेफिनेटली वो इफेक्टिव होता है, तो दैट कैन बी प्लांट। ये सारे ट्रीटमेंट बेसिकली आपके होते हैं हेयर के फ्रिजी होने की वजह से, या फिर आपके बाल ज़्यादा ही पतले हो गए हैं या बीच में से टूट रहे हैं, तो बालों को सपोर्ट देने के लिए ट्रीटमेंट होते हैं। और ये जो कलर रिबॉन्डिंग होती है, ये कलरिंग के तो फेवर में बिल्कुल भी नहीं हूँ मैं इन जनरल। अगर आप कलरिंग करते हैं तो ठीक है, अगर आपके बालों का एक हेल्दी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए कलरिंग जो होते हैं, डाई लगाते हैं बालों के ऊपर, तो जनरली क्या होता है कि हमारे बालों में हल्का से छोटा सा पोरिंग करते हैं, वो बालों को फर्दर हल्का सा डैमेज करने का काम करते हैं। तो अगर आपका बाल ऑलरेडी बहुत ब्लीच होता है, उसके बाद कलर लगता है, उसमें क्या होता है फिर आपका हेयर फर्दर कमज़ोर हो गया। अगर आपका बाल ज़्यादा कमज़ोर हो गया तो उसके बाद ब्रेकेज ज़्यादा होने के चांसेस है। तो अगर आप कुछ भी ट्रीटमेंट करना चाहते हो तो आपको रूट से बाल अच्छे से हेल्दी बनाओ, मोटे बाल होने चाहिए आपके। तो कोई भी ट्रॉमा दे रहे हैं, कोई भी अगर हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं जिसकी वजह से थोड़ा डैमेज हो रहा है, बाल उसको अच्छे से एब्जॉर्ब कर पाए। उस पर मैं आऊँगी। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है वो भी, कि कैसे रूट से हमारे बाल मजबूत बने और खूबसूरत बने। लेकिन उससे पहले एक और सवाल, रोजमेरी ऑयल, कैस्टर ऑयल, इस तरह के कई सारे ऑयल्स का आपने नाम सुना होगा, जिसको कहा जाता है, मैं तो बचपन से सुनते आ रही हूँ घर में, कि इन सब का इस्तेमाल करो, बाल सुंदर होते हैं, हेल्दी होते हैं, हेयर ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है इन सबसे। क्या सच में ऐसा होता है? ऑयलिंग जो है, रोजमेरी ऑयल हो, कैस्टर ऑयल हो, और इसके अलावा नारियल का तेल हो, तो इन सब से सच में हमें अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं? और अगर इसका इस्तेमाल करें लोग, तो भी क्या सीधे सीधे कर लें या कुछ मिक्स करना चाहिए, किसी और तरीके से इसका इस्तेमाल करें? देखिए दो चीज़ें हैं, एक तो है कि हमें बालों का केयर करने वाला पार्ट, सेकंड है कि अगर हमारा ऑलरेडी हेयर फॉल ज़्यादा हो रहा है तो उसके ट्रीटमेंट का पार्ट। आपने जितने भी बताया ना आपने, ये सारे एक बालों के केयर के लिए आप अच्छे हो सकते हैं इन जनरल। जैसे कि रोजमेरी ऑयल हो सकता है थोड़ा बहुत ग्रोथ करे, उसके कुछ पॉजिटिव एविडेंस है कि रोजमेरी ऑयल आपका बालों को ग्रोथ इंड्यूस कर सकता है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपका एक्सेसिव हेयर फॉल नहीं हो रहा है, पैथोलॉजिकल पार्ट ज़्यादा नहीं है, लगता है कि आपके बालों को थोड़ा बूस्ट देना है, येस वी कैन यूज़ इट। स्काल्प पे यूज़ करना चाहिए? येस वी कैन यूज़ ऑन द स्काल्प। लेकिन बाकी जो ऑयल्स वगैरह हैं, जैसे कि कोकोनट ऑयल हो गया या फिर और कोई दूसरा यूज़ करते हैं, कैस्टर ऑयल, जनरली उसके उतने एविडेंस नहीं है। ओके, और अगर आपका स्काल्प ऑलरेडी ऑयली है तो आपको ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो देखिए हमारी जो टेंडेंसी होती है इन जनरल, हमारे जो जैसे कि नानी दादी जो यूज़ करते हैं, वो रात भर हमारे जो है ऑयल रखते हैं स्काल्प के ऊपर और नेक्स्ट डे मॉर्निंग है वॉश करने के लिए बोलते हैं। लेकिन ये मेडिकली ये माना जाता है कि ये जो प्रोसेस है वो उतना अच्छा नहीं है, साइंटिफिकली टेस्टेड है। हाँ, साइंटिफिकली माना जाता है कि अगर आपका स्किन ऑलरेडी ऑयली है और उसके ऊपर आप ऑयल ज़्यादा लगा रहे हो, तो इसका मतलब है कि वहाँ पे फंगस ज़्यादा ग्रो होने के चांसेस रहेगा। तो इसका मतलब, और दूसरी बात है कि इनमें से ऐसा कोई भी चीज़ नहीं है, क्योंकि जितने भी ये सारे फैटी एसिड्स के बने होते हैं, और फैटी एसिड्स बहुत लॉन्ग लंबी चेन होती है, कभी भी आपकी स्काल्प के अंदर 1 या 2 लेयर के बाद में अंदर तक जा ही नहीं पाते हैं। अच्छा, दूसरी बात, अगर आपने ऑयल लगाया है तो हमें पास एविडेंस होना चाहिए कि ये कहाँ तक गया है, और दूसरी बात है कि ये किस पार्ट पे ग्रोथ को इंड्यूस कर रहा है। तो ऐसी चीज़ें बिल्कुल नहीं है जैसे कि कोकोनट ऑयल, किसी भी ऑयल की, है ना। तो जनरली माना जाता है कि ऑयल सिर्फ बालों के लिए होता है। अब आपके बाल 2 to 3 सेंटीमीटर बाल आपके, तो आपको वो भी लगाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 to 3 सेंटीमीटर तो क्या होता है कि हमारा स्काल्प ऑयल है वही नरिश कर देता है अपने बालों को। हाँ, लंबे बाल है जैसे आपने रख रखे हैं, जो फीमेल्स रखते हैं, उनके लिए हल्का सा आप बालों पे ऑयल लगा सकते हो, जो कि फ्रिजी होने से उसको बचाएगा। That's it. हाँ। बहुत सारे सप्लीमेंट्स भी हैं, बहुत सारी दवाइयाँ, टैबलेट्स, सीरम्स हैं, मिनॉक्सिडिल बहुत फ्रिक्वेंट लोग कह देते हैं एक दूसरे को कि मिनॉक्सिडिल इस्तेमाल करो, तो क्या ये सब हमें करना चाहिए? रिजल्ट्स मिलते हैं इनके अच्छे? देखिए, ये अगर हम बात करें कि मेडिकल की बात करें कि कौन कौन से जो है ग्रोथ को इंड्यूस कर सकते हैं, तो उनका यूज उस बात पे डिपेंड करता है कि हमारा डायग्नोसिस किस तरह का है ना। जैसे एग्जांपल आपने नाम लिया, मिनॉक्सिडिल का नाम लिया, तो मिनॉक्सिडिल अगर आपका स्ट्रेस इंड्यूस हेयर लॉस है तो आप यहाँ 2 या 3 महीने तक आपको लगाना होता है, वो भी डॉक्टर के सुपरविजन में लगाना होता है कि ठीक है, एक बार डॉक्टर से। नहीं लगा सकता। वैसे तो ये दवाई OTC है, एज ए लाइक आप ऑन द काउंटर आप ले सकते हैं दवाई को। लेकिन देखिए, अगर दवाई कैसे लगाना है, कितना लगाना है, कितना परसेंटेज लगाना है, ये तो डॉक्टर ही बता पाएंगे। तो कुछ भी कोई यूज़ करें जो कि वास्तव में मेडिसिन वाला पार्ट में आता है, शुड बी डिस्कस विद द डर्मेटोलॉजिस्ट। उससे क्या होता है कि आपको सारी चीज़ें पता होगी, है ना, और आपको ये भी पता होगा कि मुझे मेडिसिन के साइड इफेक्ट कौन कौन से हो सकते हैं, मुझे कैसे यूज़ करना है, और मुझे वापस कब डॉक्टर के पास में जाना है, और आप अपना असेसमेंट भी कर सकते हैं। ओके, तो कोई भी अगर आप मेडिसिन वाले पार्ट में जाते हो तो डेफिनेटली आपको डॉक्टर से डिस्कस करना चाहिए इन जनरल। ये बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा बहुत सारी ट्रीटमेंट्स भी हैं जो आप देते होंगे, जाहिर सी बात है, अपने तमाम
पेशेंट्स को पीआरपी ट्रीटमेंट है और भी कई तरह के ट्रीटमेंट्स हैं, लेकिन पीआरपी का नाम सबसे ज़्यादा आता है। तो ये कितना बेनिफिशियल है? क्या इससे बहुत प्रॉफिट मिलता है हेल्थ हेयर को हेल्दी होने में, हमें हेयर ग्रोथ में हेल्प करते हैं पीआरपी? देखिए, पीआरपी थेरेपी एक कह सकते हैं कि अगर हम बात करें मेल पेटर्न बाल्डनेस की बात करें या फीमेल पेटर्न बाल्डनेस की बात करें, जो कि परमानेंट हेयर लॉस का पार्ट होता है, तो जनरली पीआरपी थेरेपी एक अच्छा थेरेपी माना जाता है, जो कि मेडिसिन के सेकंड नंबर पे आता है। कि अगर मेडिसिन आप यूज़ कर रहे हैं और कुछ मेडिसिन यूज़ पेनफुल है, ज़्यादा पेनफुल नहीं होता है, ठीक है, तो बहुत, हाँ ठीक है, हल्का फुल्का, ऐसा नहीं कि पेनलेस तो नहीं होता है, बट हाँ ए माइल्ड प्रिक्स दैट यू कैन फील इट। ओके, तो जनरली ये क्या करता है कि आपके अपनी ही बॉडी को कह सकते हैं कि रिपेयर करने का पार्ट होता है ये ना। हमारी बॉडी से हम प्लेटलेट्स हम सेपरेट कर रहे हैं, उनमें से ग्रोथ फैक्टर होते हैं, वही ग्रोथ फैक्टर हम बालों की रूट्स में डालते हैं, जो कि ग्रोथ को इंड्यूस करने में हेल्प करते हैं। ओके, सो इन दैट वे दैट कैन बी यूज्ड, शुड बी यूज्ड। लेकिन कितना इफेक्टिव होता है किसी पर्सन के लिए, ये वेरी करता है। स्टडीज में माना गया कि रफली 80 to 85% लोगों के अंदर ये पॉजिटिव इफेक्ट देता है। हाँ, कुछ परसेंटेज ऐसे होते हैं जिसमें कि इफेक्ट बहुत कम हो या नहीं हो। खर्चा कितना है इसमें? खर्चा डिपेंड करता है कि किस तरह से कहाँ पे ले रहे हैं, वो पर्सन टू क्लिनिक टू क्लिनिक थोड़ा वेरी हो सकता है। अब हम एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करना चाहते हैं जो बहुत इजीली अब लोग उसको एक्सेप्ट करने लगे हैं। पहले सिर्फ उसको माना जाता था कि जिसके पास बहुत पैसा है वही कर सकता है, या बॉलीवुड और हॉलीवुड के लोग कराते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट किसी शख्स को कब कराना चाहिए, कब उसे लगे कि मुझे हेयर ट्रांसप्लांट की ज़रूरत है? राइट, देखिए, हेयर ट्रांसप्लांट एक हेयर लॉस का एक लास्ट ऑप्शन होता है हमारे पास में। अगर आपका हेयर लॉस हो चुका है ऑलरेडी, अब मेडिसिन वगैरह काम नहीं कर पा रही, तो फिर अगर आपके बाल पूरे जा चुके हैं तो डेफिनेटली वहाँ पे हेयर ट्रांसप्लांट का प्लान किया जा सकता है। तो फीमेल में क्या होता है कि फीमेल में जनरली क्या होता है कि आपका जो हेयर लॉस होता है ना, वो ऐसे, हाँ ऐसे कह सकते हैं कि रिसीडिंग फेज में नहीं होता है, उनका पैटर्न अलग होता है। लेकिन मेल में, क्योंकि हमारे में क्या होता है कि बाल यहाँ पर है तो कल को यहाँ पे हो सकते हैं, यहाँ पे हो सकते हैं, तो अलग अलग ग्रेडिंग में आपका हेयर लॉस होता है। तो ग्रेड 1 to grade 7 तक हेयर लॉस होता है, क्योंकि यहाँ पे हार्मोन का असर होता है, तो यहाँ पे कह सकते हैं कि सारे बाल जा सकते हैं। तो एक बार जब बाल आपके जा चुके होते हैं, या फिर कह सकते हैं कि बिल्कुल साफ हो चुका होता है स्काल्प, और स्काल्प विजिबल हो रहा है, तो डेफिनेटली वहाँ पे क्या होता है कि वापस बाल लाने के लिए कोई मेडिसिन का या कोई पीआरपी थेरेपी का कोई काम नहीं हो पाता उसके बाद। तो वी कैन टेक द हेयर फ्रॉम द बैक एंड वी कैन पुट ऑन द फ्रंट, और उसी को बोलते हैं हेयर ट्रांसप्लांट। तो अगर बात करें एलिजिबल कैंडिडेट की, तो सबसे पहले एज की बात करें तो रफली आपकी एज 24-25 साल के आसपास होना चाहिए। ओके, सेकेंड, आप बिल्कुल मेडिकली फिट होना चाहिए आप। ओके, आपका स्टेबल हेयर लॉस होना चाहिए। स्टेबल हेयर लॉस का मतलब ये होता है कि आपका 3 months या 6 months में आपका एक्सेसिव हेयर लॉस नहीं होना चाहिए। तो हम इसको उसमें नहीं करना, पहले आपके बालों को स्टेबल करना, उसके बाद प्लान करना। और ये जो मेडिकल कंडीशन और मेडिकल हेल्थ ही रहने की बात की है, उसमें क्या क्या आता है? मेडिकल हेल्थ में जैसे एग्जांपल आपको डायबिटीज़, हाइपरटेंशन अगर नहीं होना चाहिए, अगर होता है वो कंट्रोल में होना चाहिए आपको। अगर ऐसा कोई कंडीशन जैसे कोई इन्फेक्शन है या और कोई बीमारी है, तो वो बिल्कुल कंट्रोल में होने चाहिए। ओके, ये एक तरह का कह सकते हैं कि आपको अर्जेंसी वाला ट्रीटमेंट नहीं है। जब आप लगता है कि हाँ डॉक्टर एब्सोल्युटली फिट है आप, तभी आपको प्लान करना चाहिए। और इसके पीछे की वजह क्या है कि मेडिकली बिल्कुल फिट होना चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के लिए? देखिए, क्या होता है, कोई भी सर्जरी से पहले बॉडी का फिट होना जरूरी है, तो एक फिटनेस सर्टिफिकेट मिलता है। जस्ट लाइक सर्जरी, बाकी सर्जरी, कोई भी सर्जरी क्यों ना हो, तो उससे पहले आपका बॉडी का जो पैरामीटर्स बिल्कुल ठीक होना चाहिए। ऐसी कोई चीज़ नहीं होनी चाहिए जो कि ड्यूरिंग हेयर ट्रांसप्लांट या ड्यूरिंग सर्जरी आपको तकलीफ दे दे, है ना, आपको ज़्यादा सेफ बनाने के लिए। और हेयर ट्रांसप्लांट तो बिल्कुल ही इमरजेंसी नहीं है ना, तो कभी भी इसको अर्जेंसी में कभी नहीं कराना चाहिए। लगता है कि हाँ आपके पास पूरा टाइम है, रेस्ट करने का टाइम है और एवरीथिंग इज ओके, देन यू कैन प्लान इट। अच्छा, यहाँ पर एक सवाल जो आया मेरे जहन में वो ये है कि आप लोग अगर हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो वो दिखाई देता है कि हेयर ट्रांसप्लांट किया है उन्होंने, वो कुछ अलग ही दिखता है नेचुरल हेयर से। लेकिन अगर हम सेलिब्रिटीज़ की बात करें, बाकी जो ग्लैमरस प्रोफेशन में हैं, और उनके हेयर ट्रांसप्लांट्स कभी सही से विजिबल नहीं होते हैं, इसके पीछे रीज़न क्या है? इसके पीछे सबसे बड़ा रीज़न ये होता है कि एक तो कि हेयर ट्रांसप्लांट आप कहाँ से करा रहे हैं। ओके, तो जनरली इंडिया के अंदर डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन, इसमें भी सेगमेंट्स बने हुए हैं। नहीं, डर्मेटोलॉजिस्ट और प्लास्टिक सर्जन है जो कि एलिजिबल है हेयर ट्रांसप्लांट करने के लिए। देखो क्या होता है, हेयर ट्रांसप्लांट एक आर्ट एंड साइंस का कॉम्बिनेशन है ना, और एक अच्छा एक्सपर्टी होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे आपने बताया था कि आपने स्टार्टिंग यहाँ से किया कि वो एक विजिबल होते हैं, अगर आप मेरे हेयर ट्रांसप्लांट देखोगे तो विजिबल नहीं होगा। ओके, सो दैट्स वाई एक आर्टिस्टिक लाइन होना ज़रूरी है। हेयर लाइन जब डिज़ाइन करते हैं, यहाँ पे नई हेयर लाइन बनाते हैं तो आपके फेस के अकॉर्डिंग, आपके एज के अकॉर्डिंग बनाते हैं, और इस तरह से बनाते हैं कि वो बिल्कुल विजिबल नहीं हो, पता नहीं चले। ओके, तो क्योंकि जो सेलिब्रिटीज़ वगैरह हैं वो अच्छे डॉक्टर से करवाते हैं,
ओके, और एक ट्रेन डॉक्टर से करवाते हैं तो डेफिनेटली वहाँ क्वालिटी का फ़र्क है। क्वालिटी का फ़र्क है वहाँ पर। ओके, तो ये ज़रूरी है कि सबसे पहले हम कहाँ से करा रहे हैं, किससे करवा रहे हैं, तो और उस डॉक्टर को थोड़ा एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। डॉक्टर एक्टिवली खुद हेयर ट्रांसप्लांट करे। ओके, तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप ये एक्सेप्ट करोगे या फिर ये अपना एक थोड़ा रिसर्च रखोगे ना, तो डेफिनेटली आपका हेयर ट्रांसप्लांट बिल्कुल इनविजिबल सा रहेगा, पता नहीं चलेगा। और पैसों का कितना फ़र्क है, फीस कितनी पैसों का होती है? फ़र्क पड़ता है काफ़ी, है ना। देखिए, एक डॉक्टर है जो कि पूरा अपना टाइम दे रहा है उसके लिए, ओके, और एक अच्छा ट्रेंड स्टाफ रख रहा है, और जैसे मैंने बताया कि जितना ज़्यादा ट्रेंड डॉक्टर होगा उसकी फ़ीस उतनी ही रहेगी, है ना। तो एक डॉक्टर हो सकता है कि 1 लाख से लेके 2 लाख 3 लाख कितना भी आपका चार्ज कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ द ग्राफ्ट, कितने लगा रहे हैं, कितना आप डॉक्टर का टाइम ले रहे हैं, ठीक है। तो वो काफ़ी वेरी करता है उसके ऊपर। तो मिनिमम और मैक्सिमम कुछ तो बार होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा इतना खर्च होगा और कम से कम इतना खर्च होगा, वो बार क्या है? वो रफली मान के चलो कि 80,000 से लेकर 1 लाख से स्टार्ट हो सकता है, दैट कैन गो अप टू 3 to 4 लाख। तो ये डिपेंड करता है कि कितने बड़े पैच पे आपको करना है, कितनी बार करा रहे हैं। जैसे एग्जांपल, एक डॉक्टर अपनी फ़ीस के हिसाब से चार्ज करता है। सेकंड है कि आपका ट्रेंड कितना स्टाफ है उसका, मतलब वो सारी चीज़ें हैं कि आप एक अच्छा ओटी और इंस्ट्रूमेंट्स कितने अच्छे हैं आपके पास, क्योंकि जितने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स, जितने आप आउट ऑफ इंडिया के बड़े अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स होंगे, ये मान के चले कि उसका हेयर ट्रांसप्लांट चार्जेस थोड़ा ज़्यादा होने वाला है। तो ये सब कुछ मिला के प्लस ऑब्वियसली आपका हेयर ट्रांसप्लांट कितना, जैसे जनरली हम एक दिन के अंदर हम एक इतना एरिया ही जो पाम साइज एरिया है कवर कर पाते हैं। जैसे किसी का पूरा बॉल्ड है तो वहाँ पे हो सकता है कि 2 दिन या 3 दिन लग जाए, तो वहाँ पर आपका कॉस्ट बढ़ सकता है। और ये जो क्वालिटी होती है हेयर की, वो हमारे नेचुरल हेयर से वरी करती है, कुछ अलग होती है या वैसी ही होती है? नहीं, बिल्कुल वैसी ही होती है, क्योंकि ये बाल यहाँ से हम रूट से निकाल लेते हैं और ये बाल यहाँ पे कह सकते हैं ग्रो करेंगे। तो वो रीग्रोथ करते हैं, नहीं करते, वैसे के वैसे बने होते हैं? नहीं, बिल्कुल रीग्रो करते हैं। यहाँ से हम रूट्स निकालते हैं, यहाँ से ट्रिम करते हैं, ट्रिम करने के बाद यहाँ से कुछ बाल उठा लेते हैं और रूट्स यहाँ लगा देते हैं। और वो रूट्स क्या होती है कि आपके नेक्स्ट 1 से लेकर 2 महीने के अंदर ग्रो होना शुरू हो जाती है आपकी। ओके, और जैसे आपके बाल है, मेरे बाल है, वैसे बिल्कुल नेचुरल, वैसे नेचुरल होते हैं, वैसे ग्रो करते हैं, वैसे आप ट्रिम कर सकते हैं, वैसे आप हेयर कट कर सकते हो, वैसे आपको कोई स्टाइल बनानी है आप बना सकते हो। बिल्कुल नेचुरल, बिल्कुल नेचुरल, कुछ भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि अलग से लगाया आपने, अगर आप अच्छी जगह से कराते हैं। लेकिन जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं डॉक्टर, तो हमें कौन कौन सी गलतियां नहीं करनी चाहिए हेयर ट्रांसप्लांट के बाद जो हमें हार्म करे? सबसे बड़ी मैंने देखा कि लोगों के पास में टाइम नहीं होता है। वो कहते हैं डॉक्टर कि मैं 2 दिन की छुट्टी लेकर आया हूँ, आप 2 दिन में मेरा हेयर ट्रांसप्लांट कर दीजिए। तो पहली बात तो यह है कि आपको पहले फिट होना जरूरी है, जैसे हमने डिस्कस किया था। सेकंड पार्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है कि आपको एटलीस्ट 5 से 7 दिन का अच्छा रेस्ट देना ज़रूरी है। और कुछ डॉक्टर आपको इंस्ट्रक्शन देंगे, ओके, जैसे कि आपको कैसे लेटना है, कैसे कौन सा खाना लेना है, कौन सी मेडिसिन आपको लेना है। और अगर आपको लगता है या डॉक्टर को लगता है कि किस कंडीशन के अंदर आपको डॉक्टर के पास में विजिट करना चाहिए, तो डॉक्टर के आसपास में रहिए आप और अच्छा रेस्ट दीजिए। अच्छा रेस्ट करने से क्या होता है कि आपके कॉम्प्लिकेशंस बहुत कम होते हैं या नहीं होते हैं और आपकी ग्रोथ आपकी जल्दी होती है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि अच्छा रेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हेयर ट्रांसप्लांट के बाद में। और किस तरह के हमें सावधानियाँ जो आपने बताई, रेस्ट करना चाहिए, खाना चाहिए, दवाइयाँ टाइम पे लेनी चाहिए, जब हम हेयर ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उस वक्त हमें और कौन कौन सी सावधानियाँ रखनी चाहिए जो आमतौर पर आपके पास जो पेशेंट्स आते हैं वो मिस कर देते होंगे? खाना खास तौर पे। हाँ, खाने वाला पार्ट में जनरली मैंने देखा, एक छोटा सा किस्सा सुनाता हूँ मैं आपको, कि एक अराउंड 24-25 साल का लड़का मेरे पास में आया हेयर ट्रांसप्लांट कराने के लिए, और इवनिंग में हमने बोला कि देखा कि काफ़ी 3-4 जने लोग हैं वो इकट्ठे हो रखे थे। तो हमने पूछा कि आप क्यों हो? बोला सर हम उनके दोस्त हैं और आए हैं। तो मैंने कहा आज दोस्त है तो उनको रेस्ट करने दीजिए उनको। बोला नहीं डॉक्टर, इन्होंने हेयर ट्रांसप्लांट कराए तो आज हमें पार्टी देने वाला है। तो पार्टीज वगैरह आपको नहीं करनी है, सबसे पहली बात है। सेकंड है कि आपको डाइट, सिगरेट और शराब से दूर रहिए, हाँ, किसी भी तरह के नशे से दूर वो जरूरी है, वो तो बिल्कुल अवॉइड करना है उसको। एंड इनफैक्ट वो तो पार्टी करने के लिए बहुत दूर जा रहे थे, मुरथल जा रहे थे वो तो। उनको इसको रेस्ट की नीड है अभी तो। और सेकंड है कि डेफिनेटली मेडिसिन वगैरह वो होना ज़रूरी है। काफ़ी लोग हैं जो बोलते हैं कि डॉक्टर मुझे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए या मैं नहीं लेता हूँ, मैं ज़्यादा प्रीफर नहीं करता हूँ। बात प्रीफर की नहीं है, बात नीड की है, क्योंकि यहाँ पे जब नीड है तो डेफिनेटली आपको लेना चाहिए ताकि जल्दी हील हो जाए। डाइट की बात करें तो आपको एक सिंपल डाइट रखना चाहिए, ज़्यादा मतलब कि आपको नॉन वेज वगैरह पार्ट या फिर जो एक कह सकते हैं मेडिकल फूड जो होता है वो लेना चाहिए। बहुत हम जिस कल्चर में रहते हैं इंडिया में, शादी एक ऐसा इवेंट है और शादी ज़िंदगी का एक ऐसा मोड़ है जहाँ पर इंडिया में बाल ना हो तो शादियाँ भी नहीं होती हैं। लोगों की शादियों में समस्या आती है कि भाई लड़का बाल्ड है या लड़की बाल्ड है, तो ऐसी स्थिति में हेयर ट्रांसप्लांट उनके लिए बेहतर ऑप्शन हो सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए हेयर पैच जो होता है, जो हम आर्टिफिशियल हेयर जो है लगाते हैं, विग लगाते हैं, डेफिनेटली ऐसी कोई स्टोरी हो तो आप बता सकते हैं हमें। नहीं बिल्कुल, ये हर दिन स्टोरीज आती है हमारे पास में। यही आती है अगर आपके पास आपकी एज जैसे 25 से लेकर 30 साल के बीच में है तो डेफिनेटली एक सोशल इशूज सबसे बड़ा इशू होता है उनका, है ना। और सेकंड है कि हम जिस कल्चर में रह रहे हैं, देखिए पहले क्या होता है कि हम एक दिन में एक बार अपने फेस देखते थे ड्यूरिंग द
है ना, कि हमें सुबह जाना है तुम्हें फेस देखना है। आजकल हमारे पास मोबाइल है, हम दिन में कम से कम 10 बार 50 बार 100 बार हम फेस देखते हैं, हम सेल्फीज लेते हैं, हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं दुनिया के सामने, ओके, और दुनिया हमें देखती है। तो ये जो पार्ट है ज़्यादा कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गया है। तो नॉट ओनली मैरिज वाला पार्ट, आप सोशली कैसे अपने आप को प्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ये मान के चले कि वहाँ पर फिर जो है वो हेयर ट्रांसप्लांट में ना को लेके काफ़ी लोग हमारे पास और अगर आपके बाल अच्छे होते हैं और अच्छे से बने होते हैं ना, एक कॉन्फिडेंस लेवल भी अलग होता है, उनका कॉन्फिडेंस भी अलग लेवल पे मेंटेन रहता है। बिल्कुल, कॉन्फिडेंस ही देखिए, हम बाल नहीं लगाते हैं, हम कॉन्फिडेंस ही कह सकते हैं गेन करवाते हैं पेशेंट का, है ना। जनरली ये मैं हमेशा जाके बोलता हूँ कि आई एम नॉट ए हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन, आई एम ए कॉन्फिडेंस ट्रांसप्लांट सर्जन। तो जनरली वो कॉन्फिडेंस की वजह से, जिसको नीड नहीं है हेयर ट्रांसप्लांट की, तो नहीं कराना चाहिए उनको, क्योंकि उसकी नीड नहीं। जैसे एग्जांपल, उसको फ़र्क नहीं पड़ रहा, जैसे कि अगर 50s के आसपास हैं तो उनको फ़र्क नहीं पड़ रहा, तो ठीक है, दे आर हैप्पी इन देयर लाइफ, उनको नीड नहीं है। लेकिन जहाँ लगता है कि आपका कॉन्फिडेंस, जहाँ लगता है कि उसकी वजह से आप कुछ प्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, कुछ चीज़ें मिसिंग हो रही है, तो वो चीज़ इजीली लाई जा सकती है। हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर मेरा एक सवाल आपसे ये भी है कि अगर हम एक बार हेयर ट्रांसप्लांट करा लेते हैं तो क्या हमें लाइफ टाइम उसकी देखभाल करनी होगी? जैसे हमारे नेचुरल हेयर होते हैं, हम थोड़े से केयरलेस भी हो जाते हैं, लेकिन अगर हम ट्रांसप्लांट कराते हैं तो क्या कुछ पूरी लाइफ टाइम चलने वाली कोई सावधानियां रखनी चाहिए, या फिर बिल्कुल हम नेचुरल जैसे ट्रीट करें उनको? देखिए, क्या होता है कि कुछ मेडिसिन का यूज़ करना होता है ताकि आपके बालों की लाइफ हो अच्छी रहे। देखिए, जनरली क्या होता है कि हमारी जो बाल जाते हैं फ्रंट वाले, उनमें जो मेन कॉज होता है वो मेल पैटर्न बाल्डनेस होता है, हार्मोन इंड्यूस्ड होता है। तो 95% जो कॉज है आपका वो हार्मोन्स का होता है। लेकिन इन जनरल जो हम प्लांटेड करते हैं बाल यहाँ पर, उनमें हार्मोन का असर बहुत कम होता है या नहीं होता है। तो ऐसे स्टेज में कह सकते हैं कि ये बाल ज़्यादा प्रोटेक्टेड होते हैं, अच्छे होते हैं, अच्छे ग्रो करते हैं। लेकिन आप जितना अच्छा केयर करोगे, जैसे उनको जितना अच्छा न्यूट्रिशन दोगे, तो उतनी आपकी बालों की डेंसिटी बनी रहेगी, उनकी लेंथ बनी रहेगी, ज़्यादा कमज़ोर नहीं होंगे, और आपका लुक है वो लंबे समय तक मेंटेन रहेगा। और जो बाल होते हैं, जैसे सप्लीमेंट्स इस्तेमाल करते हैं हम घर में आजकल, बहुत तरह के बीज भी हम खाते हैं, फ्लैक्स सीड्स खाइए, और इस तरह की चीज़ें आजकल बहुत बड़ी चली हैं। तो ये सब इस तरह के जो भी सप्लीमेंट्स, चाहे वो घरेलू हों, चाहे बाहर से हम बालों को कुछ दे रहे हों, तो ये हेल्प करते हैं बालों को हेल्दी रखने में? देखिए, सबसे पहली बात आपका जो केयर से ही आता है। केयर का मतलब है कि आप इन जनरल अपने बॉडी का कैसे केयर कर रहे हैं। और डिस्कस किया था हमने शुरुआत में कि आपका बॉडी का इंटरनल जो मैकेनिज्म पार्ट है, सिस्टम से सारे अच्छे होने ज़रूरी है, क्योंकि ये आपका रिफ्लेक्ट करता है आपकी स्किन को और आपके हेयर को। तो अगर आपको कोई डेफिशिएंसी वगैरह है, कुछ कमी है, तो डेफिनेटली उसको पूरा करना ज़रूरी है इन जनरल। ठीक है। तो और हमें बालों की सेहत जानने के लिए किस तरह के टेस्ट कुछ ऐसे होते हैं जो हम खुद ही करवा सकते हैं और खुद ही चेक कर सकते हैं? नहीं, डॉक्टर के पास में काफ़ी ऐसे जो है वो टेस्ट होते हैं जो आराम से इन जनरल दे कैन एग्जामिन योर हेयर एंड दे कैन एडवाइस समथिंग, ओके। जिससे मुझे कोई समस्या नहीं है, लेकिन फिर भी मैं चेक कराना चाहती हूँ कि कोई समस्या पल तो नहीं रही है जिसका रिजल्ट बाद में आएगा। यही बात है कि कभी कभी क्या होता है कि समस्या तो आपके स्टार्ट हो जाती है 2 साल पहले, और जब आपको नोटिस होता है आपको, तब तक वो समस्या ऑलमोस्ट 20% बढ़ जाती है। तो आइडियली इन जनरल, जैसे एग्जांपल, अगर मेरे कुछ भी नहीं है, स्टिल यू कैन डू द बेसिक इन्वेस्टिगेशन फॉर योर बॉडी। अगर लगता है कि वैसे बाल आपके कुछ ठीक है, बट स्टिल यू कैन गो टू, जैसे आप स्किन के डॉक्टर के पास जाते हैं, तो दिमाग में होना चाहिए कि मुझे बाल भी एक बार चेक करवा लेना चाहिए कि कहीं अर्ली स्टेज का मेरा हेयर लॉस तो नहीं है। तो डॉक्टर के पास ऐसे कुछ बेसिक जो है टूल्स वगैरह होते हैं, वो आपको एक बार बाल चेक करके आपके बालों का हेल्थ बता सकते हैं। ठीक है। अब मैं आती हूँ सुपर फूड, जो बालों के सुपर फूड कहे जाते हैं, वो कौन से ऐसे 5 सुपर फूड आप हमारे दर्शकों को सजेस्ट करेंगे जो बालों को अच्छा रखते हैं, मजबूत और सुंदर बनाए रखते हैं? राइट, मैं 5 फूड में बताऊंगा आपको। देखिए, हर फूड ही सुपर फूड होता है इन जनरल, है ना। और जनरली मैंने देखा कि काफ़ी लोग जो है कि वो सुपर फूड हम अगर यूज़ नहीं कर पाते, बालों के लिए आता हूँ उसके ऊपर, है ना। तो काफ़ी बार ऐसे होता है कि वो सुपर फूड लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। हाँ। ऐसे होता है कि डॉक्टर, अगर मैं वो नहीं यूज़ करूँगा तो मुझे लगता है कि शायद है ना, जो मेरे बाल उतने अच्छे ग्रो नहीं कर पाएंगे, जबकि ऐसा नहीं है। इन जनरल मैं आपको 5 चीज़ें बताता हूँ। सबसे पहले कि आपके लेग्यूम्स, आपके पास दाल होना चाहिए, ठीक है। सेकंड पार्ट होना चाहिए आपका ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ओके। थर्ड आपके पास नट्स का पार्ट होना चाहिए। 4 फ्रूट्स, यू शुड कंज्यूम द फ्रूट्स। एंड 5th एनी काइंड ऑफ नॉन वेज और एनी काइंड ऑफ मिल्क दैट यू कैन एड इट। ये 5 सबसे ज़्यादा अच्छे सुपर फूड होते हैं। तो इन जनरल अगर हम उनको यूज़ करेंगे ना, तो मान के चले कि हमारे हेयर है ना उतना अच्छा रहेंगे। एंड येस, कोई डेफिशिएंसी है तो उसके अकॉर्डिंग हम मेडिसिन ले सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम है ना फूड ऐड कर सकते हैं। ठीक है। और कौन सी 5 चीज़ें हैं या 5 आदतें हैं जिनसे हमें दूर रहना चाहिए ताकि हमारे बाल हेल्दी रहें? ठीक है। एक तो पार्ट आपका स्मोकिंग का पार्ट, ठीक है। सेकेंड है आपको ऑब्वियसली एल्कोहल हमें नहीं लेना है। थर्ड है कि अगर आपका एक लाइफस्टाइल इस तरह का जो सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, ठीक है, तो वो आपका नहीं होना चाहिए। आपका एक्टिव लाइफ जितना अच्छा रहेगा उतना ठीक रहेगा। एंड फोर्थ मैं ये कह सकता हूँ आपके लिए कि अगर आप एक जिम फ्रीक पर्सन है तो आपको कोई भी स्टेरॉइड वगैरह यूज़ नहीं करना चाहिए बॉडी के अंदर, ठीक है। एंड 5th कह सकते हैं कि जितना हो सके उतना अपन बालों के ऊपर जो ट्रीटमेंट का पार्ट है
वो अवॉइड कम करना करें। चाहिए। ठीक है। कैफीन के बारे में हमने बात कर ली है, लेकिन जो सिगरेट पीते हैं या हुक्का लेते हैं किसी तरीके से, वो बालों को हार्म करते हैं, नहीं करते? स्मोकिंग होता है बेसिकली, उसमें एक निकोटीन नाम का केमिकल होता है और वो आपके बालों के नीचे जो ब्लड वेसल है उसको श्रिंक करने का काम करता है। ठीक है, तो आपके बालों को अच्छा एक न्यूट्रिशन नहीं मिल पाएगा। तो आइडियली ये माना जाता है कि आप ना आप स्मोकिंग कम करोगे तो आपके बालों की ग्रोथ इन जनरल अच्छी रहेगी, आपका स्किन बहुत अच्छा रहेगा। और जो आजकल हार्ड वाटर से बचने के लिए शावर में लगाया जाता है एक अलग तरह का इंस्ट्रूमेंट, ये सब हेल्प करते हैं बालों को? बिल्कुल, अगर देखिए अगर आपका जो पीपीएम है 180 से ज़्यादा है तो डेफिनेटली आपको यूज़ करना चाहिए वो, है ना। इफेक्टिव है ये? हाँ, ये इफेक्टिव है और आपके बालों को डैमेज होने से बचाएगा। तो आपका जो पार्ट पर प्रीमियम 180 से आपका कम होना चाहिए इन जनरल एक अच्छे पानी के लिए। अब मैं कुछ ऐसे सवाल आपसे करना चाहती हूँ जो बहुत सोशल मीडिया पर वायरल हैं और उनको लेकर वो मिथ हैं या फिर वो ट्रुथ हैं, लोग उलझे रहते हैं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगी मिथ और ट्रुथ में जवाब। पहला सवाल ये है कि बार बार शैम्पू करने से बाल झड़ते हैं? मिथ और ट्रुथ? मिथ। और बाल कटवाने से बाल मोटे होते हैं, जल्दी बढ़ते हैं, हेयर ग्रोथ में फ़र्क पड़ता है? मिथ, एब्सोल्युटली मिथ। प्रोटीन की कमी से बाल जो हैं ज़रूर झड़ते हैं? हाँ, यस, ट्रू। ट्रूथ। इसके अलावा बालों की लंबाई और बालों की ग्रोथ जेनेटिक्स पर भी निर्भर करती है? बिल्कुल करती है। ट्रुथ। ओके। और शैम्पू में अगर सल्फेट है, पैराबिन है, तो उससे बाल हमेशा ख़राब ही होते हैं? हमेशा ख़राब नहीं होते, ये पार्शियली कह सकते हैं कि ट्रूथ है, पार्शियली मिथ है। ठीक है, ठीक है। और ऑयलिंग बालों को सेहतमंद बनाती है? ट्रुथ और मिथ? सेहतमंद एक अच्छा वर्ड है, तो मैं इसको थोड़ा सा ट्रूथ में डालूंगा, क्योंकि सेहतमंद का मतलब है कि आपके बालों के जो स्ट्रेन टेक्सचर है उसको ठीक करती है। ठीक है। बहुत अच्छी जानकारी आपने दी और हमारा जो कॉन्वर्सेशन था उससे 3 चीज़ें बहुत अच्छे से निकल कर आई। हेयर ट्रांसप्लांट को लेकर जो आपके दिमाग में उससे लेकर नेगेटिव थॉट्स हैं वो ज़रूर निकल गए होंगे। हेयर ट्रांसप्लांट जो है पूरी तरह सुरक्षित है। डिपेंड ये करता है कि आप कहाँ कराते हैं और उसके बाद आप किस तरह उसे रखते हैं, उसकी देखभाल कैसे करते हैं। खाना पीना अच्छा रखना आपकी बालों की जो सेहत है, हेयर ग्रोथ जो है उससे बहुत ज़्यादा उस पर इम्पैक्ट पड़ता है। तो खाना पीना आप अपना अच्छा रखिए, शराब सिगरेट जैसी चीज़ों से दूर रहिए जो एजिंग को बढ़ावा देते हैं। और तीसरा कि अगर आपको बाल झड़ने की समस्या है, बाल ढो रहे हैं आप, तो खुद से कुछ ट्रीटमेंट करने की बजाय फटाफट अपने डॉक्टर के पास जाइए और सही रीज़न जानिए कि आखिरकार वो हो क्यों रहा है, क्योंकि बालों की कोई परेशानी नहीं होती, किसी परेशानी की वजह से बाल झड़ते हैं। तो मुझे लगता है ये सारे जवाब हमारे तमाम दर्शकों को बहुत अच्छे से दिए आपने। यहाँ आने के लिए, हमसे बातचीत करने के लिए डॉक्टर जहांगीर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।